Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to SSAT डिग्री कॉलेज वर्चुअल क्लास बीकॉम पार्ट 2 के लिए। और हमारा मौजूद गुफ्तगू क्या है? चैप्टर नंबर 2, डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स। और इस चैप्टर में हमने आपसे पहले भी डिस्कस किया कि मुख्तलिफ़ तसव्वुरात और नज़रियात का इर्तिका जो है वो कैसे हुआ, किस तरह ये सोच परवान चढ़ी मैनेजमेंट की, और इसमें किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखने की कोशिश की गई। बट देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट थॉट्स जो है, इसी का दूसरा नाम जो है मैनेजमेंट चेन भी कहलाता है। इंतज़ाम की एक कड़ी है, इंतज़ाम की एक जंजीर है, और ये तीनों कड़ियाँ जो हैं वो इस लायक है कि इनको डिस्कस किया जाए। अगर चेन का पहला हिस्सा आप नहीं पढ़ते और डायरेक्ट थर्ड पर जाते हैं तो उसकी अप्रोच जब तक क्लियर नहीं हुई जब तक आप फर्स्ट को डिस्कस नहीं करते। तो तीन अप्रोचेस जो हैं, एक कहलाती है आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट, एक आपकी है ह्यूमन रिलेशन, और एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट। तो ये आपके सिलेबस के लिहाज से हमने तरतीब दे रखी हैं। द ओरिजिन ऑफ एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द डेज व्हेन मैन स्टार्टेड लिविंग इन ग्रुप्स. History reveals that strong men organized the masses into groups according to their intelligence, physical and mental capabilities. तारीख हमें ये बताती है मैनेजमेंट के इंसान को या वसाइल को मैनेज करना उस वक्त सीखा जब उसने बहुत सारे अपने अहदाफ, अपने टारगेट्स को हासिल करने के लिए लोगों को ग्रुप फॉर्म में तब्दील किया, और फिर अपनी जहनी और जिस्मानी सलाहियतों को बुरुएकार लाकर मुख्तलिफ़ औकात में, मुख्तलिफ़ ज़मानों में वो लोगों से काम लेता रहा। तो इस तरह से काम लेने के अंदाज़ जो है वो बदलते चले गए। ठीक है, किसी वक्त में किसी चीज़ को अहमियत दी गई तो दूसरे ज़माने में किसी और चीज़ को अहमियत पर फोकस किया गया। तो अगर बहुत ज़माना कदीम की बात की जाए तो वहाँ तस्वुर ये था, टू गेट द थिंग्स डन एट एनी कॉस्ट फ्रॉम द वर्कर और एम्प्लॉयज़, द पीपल वर ट्रीटेड एज स्लेव्स। एक ज़माना था जब लोगों को गुलामाना बर्ताव के ज़रिए, जबर व इस्तबदाद के ज़रिए उनसे काम लिया जाता था, किसी कीमत पर भी, बस हमें प्रोडक्टिविटी चाहिए, चाहे इसके लिए किसी की जान ही क्यों ना चली जाए। बट नाउ अ डेज मॉडर्न मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अभी कहती है टू फैसिलिटेट द पर्सन एंड टू गेट द जॉब डन। अब देखना ये होता है कि हम किसी को क्या फैसिलिटेशन दे सकते हैं और उसके अगेंस्ट वो हमें क्या दे सकता है। तो अब ज़माने क्या है, बदल चुके हैं और तरजीहात तब्दील हो चुकी हैं। तो इसमें माय स्टूडेंट, इसमें फंडामेंटल अप्रोचेस का एक हमने स्लाइड ये पिक आपके सामने रखी है। इसमें मशहूर ज़माना हेनरी फ्योल हैं, उनकी फंक्शनल अप्रोच है, साइंटिफिक मैनेजमेंट के टेलर हैं, ह्यूमन रिलेशन के रॉबर्ट ओवन हैं, इसी तरह एल्टन मायो का एक मशहूर किरदार है, मैरी पार्केट फॉलेट वगैरह हैं। तो आइए देखते हैं इस सिलसिले में मज़ीद हमारे सामने क्या आती हैं। डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट और मैनेजमेंट चेन जो है बेसिकली तीन कड़ियाँ हैं इसकी इंतज़ाम की, और ये एग्ज़ाम के अंदर एक बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन की हैसियत रखता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली क्या है, प्रोडक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है, यानी इस नज़रिए का ताल्लुक पैदावार की फोकियत पे मबनी है कि हर सूरत में प्रोडक्शन को इन्हांस करना ही किसी इदारे की बका का जो है ना वो सिलसिला हो सकता है। सर्वाइवल तब है जब आप अच्छी तरह से इसको प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। एक जानिब ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट है, नज़रिया इंतज़ामकारी इन बराए इंसानी ताल्लुकात की मदद से किसी भी तरह से क्या करना है, अपने इदारे को क्या है, अपने इस्तेहकाम देना है। तो यहाँ पर जो मेन चीज़ फोकस नज़र आती है वो एम्प्लॉइज़ ओरिएंटेड है। और एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है वो दोनों से इनकार नहीं करती कि एक जानिब प्रोडक्शन भी इदारे के लिए बहुत अहम है, दूसरी जानिब ह्यूमन रिलेशन की अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह देखिएगा कि हम डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स में सबसे पहले हम जो है साइंटिफिक मैनेजमेंट को अगर ले लें तो यकीनन साइंटिफिक मैनेजमेंट के साथ ही जो चेहरा और जो नाम हमारे जहन में आता है वो ऑफकोर्स इसके पायनियर और फाउंडर और इसके नरेटर जो हैं F.W. टेलर हैं, फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी कहलाते हैं। इनका ये अरसा हयात है मैनेजमेंट, और इन्होंने मिडवेल स्टील वर्क से अपने कैरियर का आगाज़ किया। तो शुरू से ही मेहनती थे और अपनी मेहनत को इन्होंने अप्रोवाइज़ किया। बहुत छोटे छोटे ओहदों में रहकर बड़े ओहदे तक आए और इदारे को चलाने की कोशिश की। तो टेलर जो था वो इस जहन का मालिक था कि किसी भी तरह से इदारे के अंदर प्रोडक्शन को इन्हेंस करना ही इदारे के लिए कामयाबी का बायस हो सकता है। उसके लिए मुख्तलिफ पैरामीटर्स तजवीज़ किए जा सकते हैं।
तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की असल स्टेटमेंट क्या है? साइंटिफिक मैनेजमेंट इज नॉट अ डिवाइस ऑफ परफॉर्मेंस, इट इज नॉट अ न्यू सिस्टम और टू डिटरमाइन कॉस्ट, इट इज नॉट अ वेज पेमेंट स्कीम, इट इज नॉट अ बोनस सिस्टम, इट इज नॉट अ टाइम और मोशन स्टडी, इट इज जस्ट अ मेंटल रेवोल्यूशन on the part of workers and management. It teaches the workers to know their duties, their co-workers and superiors. Management should also know its duties and responsibilities towards its worker. तो साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो जब नज़रिया परवान चढ़ता है तो उसके नतीजे में चूँकि वर्कर जो था उस पर बहुत ज़्यादा बर्डन आया, बोझ आया, तो उन्होंने ये ख्याल किया कि FW टिलर जो है वो हमारे अगेंस्ट हैं और हमारे मफादात के ख़िलाफ़ हैं और ये शख्स साइंटिफिक टेक्निक्स की बात करके हमारे काम में इजाफे का बायस बनता जा रहा है। और बिलाशुबा इस तरह था भी, चूँकि जो उस ज़माने के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे या कैपिटलिस्ट थे उन्होंने इसको मिसयूज़ किया और जिसके नतीजे में यहाँ तक कि इनको उस ज़माने की कांग्रेस के अंदर जाके अपनी सफाई देनी पड़ी। ईवान नुमाइंदगान में अमेरिका में इन्हें कॉल किया गया, फिर उन्होंने वाजे किया कि ये भाई कोई परफॉर्मेंस की मेजरिंग नहीं है, ये कोई डिटरमाइनिंग कॉस्ट का एलिमेंट नहीं है, ये वेज पेमेंट स्कीम नहीं है, इट इज़ जस्ट मेंटल रेवोल्यूशन, ये एक जहनी इनकलाब का नाम है। मैं एक तब्दीली देखना चाहता हूँ कि एक वर्कर एक इदारे में रहते हुए उस इदारे को ओन करे, अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करे और अपने साथ जो काम करने वाले लोग हैं उनके साथ हारमोनाइज होकर बाहमी कोऑर्डिनेशन के ज़रिए अपने मकासद को हासिल करने की कोशिश करे। दूसरी जानिब ये मैनेजमेंट के लिए भी लाजिम है कि वो अपनी वर्कर्स के लिहाज से अपनी जिम्मेदारियों को सही सिमत में उनका तयन करे और उनको महसूस करे। तो टेलर के जो प्रिंसिपल हैं जिन पर वो फोकस किया करता था, वो स्टडी ईच पार्ट ऑफ द टास्क साइंटिफिकली एंड डेवलप अ बेस्ट मेथड टू परफॉर्म इट। उसका कहना यह था कि जो काम आपको दिया गया, जो टास्क असाइन किया गया, उसको साइंस की तकनीकी बुनियादों पर उस पर गौर किया जाए और उसके लिए बेहतर तरीका इंतखाब करके काम में लाने की कोशिश करें और नताइज हासिल करने की कोशिश करें। केयरफुली सेलेक्ट वर्कर्स एंड ट्रेन दैम टू परफॉर्म अ टास्क यूजिंग द साइंटिफिकली डेवलप मेथड। साइंसी तरीका कार को जो है फोकस करते हुए वर्कर्स की सही सिमत में ट्रेनिंग का बंदोबस्त किया जाए, तरबियत का एहतमाम किया जाए ताकि वो रिजल्ट हमें दे सकें जो हमें दरकार हैं। कॉपरेट फुली विद वर्कर्स टू इंश्योर दे यूज टू प्रॉपर मेथड। इसके साथ साथ ये भी लाजिम है कि वर्कर को तनहा ना छोड़ा जाए, बल्कि उसके साथ हमें ये जहनी हमआहंगी पैदा करनी पड़ेगी, उसके साथ मुकम्मल ताउन की फ़िज़ा कायम करके हम ये रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। डिवाइड वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को तकसीम भी करना है, जिम्मेदारियों को बांटना है। सो मैनेजमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लानिंग वर्क मेथड यूजिंग साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड वर्कर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिंग द वर्क अकॉर्डिंगली। सोच और अमल को वो अलग समझता था। ये कहना चाह रहा हूँ कि थिंकिंग एंड डूइंग आर टू सेपरेट रूल्स। तो सोच का जो अमल है, जो प्लानिंग का अमल है, वो इदारे की आला इंतज़ामिया, टॉप मैनेजमेंट या एग्जीक्यूटिव क्लास से अंजाम दे और उस प्लान की एग्जीक्यूशन जो है वो वर्कर के ज़रिए ली जाए। तो ये इसके मेन प्रिंसिपल का एक हमने सामने पेश किया। बट दूसरी जानिब आ जाते हैं डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ मैनेजमेंट में ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, जो इंसानी ताल्लुकात पे मबनी नज़रिया है, जिसको हम प्रवोक करते हैं कि हाँ हर सूरत में इंसान अहम है और फिर इंसान के बाद जो है प्रोडक्टिविटी है। तो जब तक इंसान अच्छी हालत में नहीं होगा, ह्यूमन रिलेशन बेहतर अंदाज में आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक कोई इदारा अपने मकासद को सही तरह हासिल नहीं कर सकता। तो ह्यूमन रिलेशन मैनेजमेंट, द सेकेंड लिंक ऑफ मैनेजमेंट चेन इज अबाउट the human relation approach to management is that people needs are the decisive factor in achieving organizational effectiveness. The leading figure of the human relation was Professor Elton Mayo, whose association with the Hawthorne studies between 1927 to 1932 provided an enormous impetus to consideration of the human factor at work. इसमें जो बड़ा नाम हमें दिखते हैं वो इन्वायरमेंटल और इंडस्ट्रियल स्टडीज़ के लिहाज से प्रोफेसर एल्टन मायो का है, जो खुद माहिर नफ्सियात थे और आपका बहुत बड़ा किरदार जो है वो हॉथरॉन प्लांट पर था। ठीक है, और हॉथरॉन प्लांट पर चूँकि पहले भी एक फर्म काम कर रही थी, उसकी प्रोडक्टिविटी का इशू था, लिहाजा रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे
लिहाजा उस ज़माने की एक कंसल्टिंग फर्म जो थी, नेशनल रिसर्च काउंसिल जो थी, वो नाकामी से दो चार हो जाती है। 1924 टू 1927 तक का अर्सा किताबें बताती हैं, लेकिन रिजल्ट हासिल नहीं होता। अल्टीमेटली फिर एल्टन मायो उन्हें ज्वाइन करते हैं और अपने मुख्तलिफ तजर्बात करके और अपने तजर्बे की रोशनी में वो नताइज सामने लाने की कोशिश करते हैं जो जिसका इदारा जो था वो तलबगार था। और इस किसी हद तक कहा जाता है, तारीख बताती है कि एल्टन मायो इसमें कामयाब हुए। तो उन्होंने जितने भी उस जगह पे जाके मुशाहिदात किए, मुताला वगैरह किया, ऑब्जर्वेशन रखी हैं, इंटरव्यूज़ लिए हैं, उन तमाम को ओवरऑल हॉथरॉन स्टडीज़ का नाम दिया गया। और जो नताइज उसके सूरत में निकले उन्हें हॉथरॉन इफेक्ट्स का नाम दिया जाता है। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट दूसरी जानिब मैनेजमेंट एक थर्ड लिंक आ जाता है मैनेजमेंट का, जिसका ताल्लुक हेनरी फ्योल जैसे मायानाज मैनेजर से है। हेनरी फ्योल एक मुतमव्वल घराना यानी दरमियाने तबके से ताल्लुक रखने वाला एक फ्रांसीसी माइन इंजीनियर था, और जिसकी कामयाबियों ने मैनेजमेंट को एक नए रास्ते पर डाल दिया। ना सिर्फ प्रोडक्शन अहम होती है बल्कि इंसानी ताल्लुकात भी नज़रअंदाज नहीं किए जा सकते। ये एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी का मेन एलिमेंट था। अब आ जाता है रोल ऑफ फ्रेडरिक विंस्टन टेलर इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो फील्ड ऑफ मैनेजमेंट में टेलर का बड़ा किरदार है, क्योंकि ये पहला शख्स था जिसने साइंटिफिक टेक्निक्स और साइंटिफिक मेथडोलॉजी को मैनेजमेंट का हिस्सा करार देने की कोशिश की कि हर सूरत में प्रोडक्शन तब बढ़ सकती है जब वर्कर वेल ट्रेंड हो, वर्कर को जो है रिवायती तरीक़ों से डील ना किया जाए, साइंटिफिक मेथडोलॉजी को इस्तेमाल किया जाए। और कहा जाता है 1909 में एक किताब पब्लिश होती है, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जिसमें ये इस बयान की वजाहत करते हैं। और इस किताब के अंदर कहा जाता है, इन दिस ही प्रपोज दैट बाय ऑप्टिमाइजिंग एंड सिंप्लीफाइंग जॉब्स प्रोडक्टिविटी वुड इंक्रीज। जॉब को अगर सादा तरीके से किया जाए और अच्छी तरह समझा दिया जाए तो मैक्सिमम जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने रिजल्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। He also advanced the idea that workers and managers needed to cooperate with one another। यानी वही बात आ गई कि जब तक आप वेल निट नहीं होंगे, वेल कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स नहीं होंगी, जब तक आप अपने रिजल्ट्स को हासिल नहीं कर सकते। बिलाशुबा टेलर का एक बहुत बड़ा नाम है और टेलरिज्म का बड़ा किरदार रहा मैनेजमेंट की डेवलपमेंट में। रोल ऑफ हेनरी फ्योल देखें तो हेनरी फ्योल का एक बहुत बड़ा नाम है। इसी हवाले से वो एक फाइन कहना चाहिए माइन इंजीनियर थे, लेकिन ये पैदा हुए थे इस्तांबुल तुर्की में। ठीक है, इनके वालिद साहब वहाँ को जॉब करते थे, वहाँ इनकी पैदाइश होती है, लेकिन फिर इनके हालात जो है फिर इन्हें फ्रांस ले आते हैं और कमेंट्री फॉर शॉम्बार्ड या कमबार्ड माइनिंग नामी एक इदारे से वाबस्ता होते हैं। और वो बिल्कुल इदारा जो था जब ये इसको ज्वाइन करते हैं नियर टू बैंकरप्ट था, यानी उसकी सर्वाइवल के चांसेस नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन कमाल महारत और हुनरमंदी जो थी और जो जुर्रत और हिम्मत हेनरी फ्योल ने दिखाई और अपने फहम को, अपनी अक्ल को, अपने स्किल्स को इम्प्रोवाइज करके उस इदारे को न सिर्फ ब्रेक इवन पर लाए बल्कि एक प्रॉफिटेबल इदारे में तब्दील करने में हेनरी फ्योल ने बहुत बड़ा कहना चाहिए किरदार अदा किया। तो ये पहले शख्स थे जिन्होंने क्वालिटीज़ ऑफ मैनेजर पर बात की। ये वो पहले शख्स थे जिन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है उनको आइडेंटिफाई किया। और ये इसी तरह इन्होंने अपने 14 असूल इंतज़ाम के ज़रिए हिस्ट्री में अपना नाम लिखवाया और ये दुनिया इंतज़ाम को वो 14 असूल इंतज़ाम देकर हमेशा के लिए मैनेजमेंट के लिटरेचर में हेनरी फ्योल अमर हो गए। तो बिलाशुबा हेनरी फ्योल बहुत बड़ा नाम है मैनेजमेंट के लिटरेचर में। लेकिन थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हुआ कि दुनिया चूँकि टेलरिज्म के बहाव में और सलाह में बहती जा रही थी, क्योंकि हर शख्स, हर इदारा अपनी प्रोडक्टिविटी पे फोकस कर रहा था, और इस वजह से फ्रांस के अंदर से उठने वाली ये सोच जो है इसको परवाज करने में कुछ वक्त लगा। ठीक है, काफ़ी अरसे बाद जो है फिर कहा जाता है हेनरी फ्योल जो है उनकी जो फिलॉसफी है जब वो लोगों तक पहुंचती है तो फिर इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, तो कंक्लूजन में इमर्शन फिर यही चीज़ आ जाती है, अगर हम इसे कंक्लूड करें इस बहस को, तो साइंटिफिक मैनेजमेंट विच एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एफिशिएंसी। साइंटिफिक मैनेजमेंट जो है वो कारकर्दगी को अहम करार देती है, प्रोडक्टिविटी को अहम करार देती है। वेयर एज ह्यूमन रिलेशंस विच टेक्स इनटू कंसिडरेशन द ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ एफिशिएंसी। दूसरी जानिब
अगर हम इसको कहें कि यार इसका मतलब सिर्फ मशीनें और प्लांट के साथ अटैचमेंट है, तो ह्यूमन रिलेशन के अंदर जो एल्डर मायो का जो अप्रोच है या दीगर लोगों का, वो ये कहते हैं कि पैदावार जो कुछ है वो इंसान के रवैये और उसके माहौल के साथ ताल्लुक का नतीजा है। मशीनें गूंगी भी हैं, बहरी भी हैं, लेकिन जब तक इंसान उसके साथ सही तौर पे मिल के काम नहीं करेगा, एफिशिएंसी आगे नहीं बढ़ सकती। लिहाजा हमें प्लांट और मशीनों से निकलकर हकीकी इंसानों से राब्ते करने चाहिए और उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखना चाहिए ताकि हम अपने डिमांडेड रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट विच स्ट्रेसेस द कोऑर्डिनेटिंग एस्पेक्ट ऑफ मैनेजमेंट, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट जो है वह रब्त को अहम करार देती है, कोऑर्डिनेशन को अहम करार देती है, सिनर्गी को अहम करार देती है कि जब तक इन दोनों चीज़ों के दरमियान यानी प्रोडक्टिविटी और ह्यूमन रिलेशंस के दरमियान हम एक राब्ता या एक तवाज़ुन कायम नहीं करेंगे, हम अपने नताइज को हासिल नहीं कर सकते। बिलाशुबा तीनों स्कूल ऑफ थॉट जो है अपनी अपनी जगह अहमियत के हामिल। अब स्टूडेंट देखते हैं फ्यूल्स कंट्रीब्यूशन टू मैनेजमेंट कैन बी डिस्कस अंडर द फॉलोइंग 4 हेड्स। 4 हेड में इसको हम तकसीम कर सकते हैं कि उन्होंने क्या किया। नंबर ए, डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़। हेनरी फ्यूल ने इंडस्ट्रियल एक्टिविटी यानी सनती जो एक्टिविटीज़ हैं उनको 4-5 हिस्सों में डिवाइड करने की कोशिश की, तो एक आध हेडिंग जो है इसमें इजाफे में चली जाती है। तो उन्होंने डिवीजन ऑफ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ को जो डिवाइड किया टेक्निकल के हवाले से, कमर्शियल नॉलेज के हवाले से, फाइनेंशियल के हवाले से, सिक्योरिटी, अकाउंटिंग एंड मैनेजरियल। ये बातें जो है हम जो है पहले भी अपने लेक्चर में और चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्निकल सेंस क्या होगा, रिलेटिव टू प्रोडक्शन, पैदावार के हवाले से एक मैनेजर और उसकी मैनेजरियल एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट होना चाहिए। कमर्शियल नॉलेज का मतलब है द नॉलेज ऑफ एक्सचेंज, बाइंग एंड सेलिंग एज वेल एज बैंकिंग, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, ये नॉलेज भी आपकी एक्टिविटी का हिस्सा होना चाहिए। फाइनेंशियल अप्रोच का मतलब ये है कि आपके जो फंड्स हैं और या कैपिटल है उसकी सोर्सेज क्या हैं और उनका ऑप्टिमम यूज़ क्या है। सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एंड पर्सन्स। किसी इदारे के अंदर मैनेजमेंट का एक हाई प्रोफाइल जॉब ये भी होता है कि और बिलखसूस मैनेजर हजरात का कि वो तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को अपने ज़हन में रखते हैं। वो तहफ़्फ़ुज़ न सिर्फ अपनी ज़ात से वाबस्ता होता है बल्कि इदारे की भी असासों का तहफ़्फ़ुज़ और अपने साथ काम करने वालों की भी प्रोटेक्शन। अकाउंटिंग में वो ये कहते हैं कि एक्टिविटीज़ जो हैं जिनका ताल्लुक अकाउंटिंग से है उसमें अकाउंटिंग की सही सेंस को रखना ज़रूरी है। इसमें स्टेटमेंट्स हैं, वेरियस अकाउंट्स हैं, रिटर्न्स हैं, पेबल और रिसीवेबल वगैरह, इन सब के बारे में जो एक्टिविटीज़ का नॉलेज है वो एक मैनेजर को होना चाहिए। मैनेजरियल जो फंक्शन है हमारे उसमें प्लानिंग आ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन है, कमांडिंग है, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल वगैरह इसमें शामिल है। क्वालिटीज़ ऑफ एन इफेक्टिव मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर कौन होता है हेनरी फ्यूल के पर्सपेक्टिव में? तो आपके मुताबिक उसका फिज़िकल जो कैपेबिलिटीज़ हैं उसका होना बहुत ज़रूरी है, उसका लोगों से एड्रेस करने का अंदाज़, उसकी वाइगर, उसकी हेल्थ। वो कहता है अगर कोई क्रॉनिक डिजीज़ का शिकार है कोई आपका मैनेजर तो वो अपने रास्ते में कई मुश्किलात खड़ी कर सकता है और कई चीज़ें उसके रास्ते में हायल हो सकती हैं। लिहाजा फिज़िकली आपको स्ट्रांग होना चाहिए। मेंटल कैपेबिलिटी में आपकी जजमेंट है, आपकी लर्निंग है, वे ऑफ एनालिसिस है, ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। मॉरल एथिक के अंदर क्या आ जाता है कि आप मॉरली अपने इदारे के लिए कितने एनर्जेटिक हैं, कितनी फर्म अप्रोच है आपकी, आप अथॉरिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेने की कितनी अहलियत रखते हैं अखलाकी तौर पर, और के अंदर ये भी एक सलाहियत है कि आप इनिशिएटिव लेने की भी सलाहियत रखते हैं, यानी कदम बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अपने जितनी भी आपके अंदर सलाहियतें हैं उनको इम्प्रोवाइज करने की लगन आपके अंदर है। एंड यू आर सपोज टू बी लॉयल विद योर ऑर्गेनाइजेशन और बड़ी डिग्निटी और बड़े अजमत के साथ, बड़े लगन और वक़ार के साथ अपने काम को सरअंजाम देने की कोशिश भी करते हैं। एजुकेशनल हवाले से आपको वेल इक्विप्ड होना चाहिए, मॉडर्न एजुकेशन का मैनेजमेंट आपके पास होनी चाहिए। टेक्निकल हवाले से आपको इस लायक होना चाहिए कि आप मुख्तलिफ फंक्शंस को टेक्निकल अंदाज में सोच सकें, जिसमें रॉ मटेरियल है, मशीन है, प्लांट्स हैं, इक्विपमेंट हैं, डिवाइसेस हैं, प्लस एक्सपीरियंस विच अराइजिंग फ्रॉम द वर्क। और एक्सपीरियंस जो होता है, तजर्बा जो होता है,
यकीनन वो किसी कारकर्दगी को बेहतर बना सकता है और ये काम करने के साथ ही आता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप आहिस्ता आहिस्ता तजर्बे की दौलत से आरास्ता हो जाते हैं। आप ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट या एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो 5 चीज़ों को बयान किया: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। हम इसमें इस तरह भी इसको ऐड करते हैं: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो तमाम चीज़ें इसमें ही कवर होती नज़र आती हैं। प्लानिंग का मतलब होता है कि आने वाले वक्त के बारे में बेहतर ख्याल करना। ऑर्गेनाइज करने का मतलब है कि जो ताकत और जो फोर्स आपको अवेलेबल है, जो वसाइल अवेलेबल हैं, उन्हें किस तरह से वेल मैनेज करना है और किस डिपार्टमेंट को, उसके किस स्टाफ को क्या जॉब सौंपनी है, उनको क्या जिम्मेदारियां देनी है, क्या अख्तियारात देने हैं, फिर उन्हें कमांड कैसे करना है। कमांड का मतलब उन्हें डायरेक्ट करना है। फिर उनके दरमियान एक रब्त पैदा करना है और रब्त के बगैर कोई चीज़ मुकम्मल नहीं होती। वेल कोऑर्डिनेशन जो होती है हमेशा अच्छे रिजल्ट की तरफ आपकी रहनुमाई करती है। और फिर सबसे बढ़कर तमाम एक्टिविटीज़ को अपनी मनसूबाबंदी के मुताबिक रन करना क्या कहलाता है? कंट्रोलिंग कहलाता है। अगर हम बात करें डी के अंदर आकर, तो यहाँ पर हमें नजर आता है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट विच वाज प्रोफंडेड बाय हेनरी फ्योल। जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि ये जो प्रिंसिपल हैं ये इतने अच्छे और इतने फ्लेक्सिबल हैं कि आप इन्हें दुनिया के हर ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करने की कोशिश कर सकते हैं और रियलिस्टिक हैं। कहा जाता है कि हेनरी फ्योल ने कमेंट्री फॉर शॉन बॉल्ट को अपनी ज़िंदगी के 30 साल दे दिए। मैनेजिंग डायरेक्टर वो 1880 में, तारीख बताती है, शायद बने थे। लेकिन इन 30 सालों में जो कुछ हेनरी फ्योल ने सीखा उसको 14 असूल इंतज़ाम की शक्ल में पेश किया। तो मैं कहा करता हूँ कि पहले काम किया है फिर असूल बनाए हैं। होता ये पहले हम असूल बनाते हैं फिर प्रैक्टिकल करते हैं। यहाँ पहले प्रैक्टिकल हुआ है। कहना चाहिए मुश्किलात की भट्टी में वो शख्स पक कर निकलता है, कुंदन बनता है, और फिर दुनिया को बताता है कि काम कैसे किया जाता है और काम की नौयत कैसी होती है, आपको कैसा होना चाहिए काम के लिहाज से। ठीक है, तो ये बड़े कॉमन से हैं। डिवीजन ऑफ वर्क है, यूनिटी ऑफ कमांड है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, डिसिप्लिन, कलेक्टिव इंटरेस्ट, रेम्यूनरेशन, सेंट्रलाइजेशन, स्केलर चेन, ऑर्डर, इक्विटी, जॉब, स्टेबिलिटी, इनिशिएटिव, स्पिरिट दी कॉप्स। अब इनको कोशिश फर्दन देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क मैनेजमेंट बड़ा फर्म बिलीव था उसका, हेनरी फ्योल का, कि जब तक कामों को स्पेशलाइजेशन के लिहाज से मुख्तलिफ लोगों में डिवाइड नहीं किया जाएगा, आप अपना मतलूबा हदफ हासिल नहीं कर सकते। जब काम सही राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब हो जाता है मैनेजमेंट, तो फिर काम लेना आसान हो जाता है और जो करने वाला है उसको लगन से काम करता है। इसमें उसकी आपके इदारे की कॉस्ट बचाता है, इदारे का वक्त बचता है और आपकी तवानाई भी कम खर्च होती है और रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसी तरह यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब है देयर इज वन ऑफिसर फ्रॉम मैनी सबऑर्डिनेट्स, यानी हुक्म की यकजहती। यकजहती हुक्म कहलाता है कि कमांड करने वाला अगर एक शख्स होगा तो इनके दरमियान में कोई गलतफहमी जो है या मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा नहीं होगी। इन लोगों के लिए यही ऑफिसर है और ये ऑफिसर इन सबको लीड करेगा। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस ये है कि अथॉरिटी जो है अख्तियारात को जाहिर करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी को जाहिर करती है कि जिन लोगों को मैनेजर बनाया जाता है उनको अख्तियार दिया जाए और वो अपने अख्तियार को इस्तेमाल करते हुए आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करने की कोशिश करे और फिर उसका जवाब भी तलब करे। तो माय स्टूडेंट, ये कहना चाहिए दो हाथों की तरह है कि एक हाथ आपके अख्तियारात के लिहाज से भरपूर हैं और दूसरी जानिब आपके पास जिम्मेदारियां हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि जिसके पास अख्तियार हो उसको जिम्मेदारी ना दी जाए। वो जिम्मेदारी के पूरा होने के लिए जवाबदेह है कि जिम्मेदारी पूरी हुई या नहीं हुई। इसी तरह से डिवीजन ऑफ डायरेक्शन या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन इसे कहना चाहिए कि यकजहती सिमत भी होनी चाहिए। अहकामात की यकजहती यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहलाती है और ये है कि आप एक सिमत अपनी बरकरार रखें। जिस सिमत में आपका बॉस या लीडर या आपका मेन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आपको लेके जाए, आपकी सोच और अमल उसी रास्ते पे चलना चाहिए। तो इदारे के मफादात आसान हो जाते हैं जब आपकी जो आपकी मंजिल है वो सामने नज़र आ रही होती है और वो एक ही होती है।
तो इदारे का छोटा मुलाजिम हो या एक बड़ा ओहदेदार अफसर हो, वो मिलकर उसके लिए कोशिश शुरू कर देते हैं। प्लस डिसिप्लिन के बगैर कोई इदारा चल नहीं सकता। माइट्रोन इसका एक आम सा सेंस ये है कि नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी ही डिसिप्लिन कहलाती है, यानी जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं उनको फॉलो करना ही क्या है, वेल डिसिप्लिन होने की अलामत है और इदारा कामयाबी से इनकिनार होता है। लेकिन हेनरी फ्योल का ख्याल ये था कि थोड़ा सा उन्होंने अलग एस्पेक्ट दिया कि वो तमाम कमिटमेंट्स जो इदारा एम्प्लॉय से करता है वो उसे फुलफिल करे, और जो एम्प्लॉय ने अपने इदारे से जो कमिटमेंट्स कर रखी हैं वो 100% उन्हें पूरी करे। तो कमिटमेंट्स की ये कहना चाहिए सोच और अमल डिसिप्लिन के सेंस में आता है अकॉर्डिंग टू हेनरी फ्योल। प्लस कलेक्टिव इंटरेस्ट, हेनरी फ्योल का ख्याल था कि इंडिविजुअल इंटरेस्ट जो होता है, किसी का ज़ाती मफाद अहम नहीं होता। जब आप इदारे में काम करते हैं, यू शुड फोकस ऑन योर कलेक्टिव इंटरेस्ट। आपकी फर्म, आपका इदारा आपसे क्या तलब करता है वो अहम है। तो हमेशा इज्तमाई मफाद को ज़ाती मफाद पे तरजीह देनी चाहिए। मुल्क अहम होता है, लोग अहम नहीं होते। मुल्क का मफाद अहम है, मेरा मफाद अहम नहीं है, मैं अहम नहीं हूँ, मेरा इदारा अहम है। और अगर ऐसे लोग बीच में आए जो कि ज़ाती मफादात को फोकस करते हों तो यकीनन ये लोग इदारे के लिए क्या होंगे, नुकसानदेह साबित होंगे। इसी तरह माय स्टूडेंट, ऑर्डर का सेंस आता है। ऑर्डर के मायने यहाँ हुक्म नहीं होगा, तरतीब है। और हेनरी फ्योल का ख्याल ये था, एक सोशल ऑर्डर होता है, एक मटेरियल ऑर्डर होता है। मटेरियल ऑर्डर ये है कि जो मशीनें आपके पास, जो प्लांट काम कर रहे हैं, जो आपके पास मैटर अवेलेबल है काम के लिए, वो सही जस्टिफाइड हो, सही वर्किंग पोजीशन में हो। अगर उसमें कोई मसला है तो ये भी अपडेशन जो है आप अपने एग्जीक्यूटिव तक पहुंचाएं। ये मटेरियल ऑर्डर होगा कि कितनी मशीनें कारआमद हैं, कितनी क्या हैं प्रॉब्लम में है। और सोशल ऑर्डर या ह्यूमन ऑर्डर का मतलब ये है कि लोगों से उनकी इस्तादात के मुताबिक सही डिवाइड करके काम लेने की कोशिश की जाए, उनकी तरतीब ये कहलाती है। लेकिन जब तक आप उनको वेल ऑर्डर पैटर्न के अंदर काम नहीं सौंपेंगे, वो बेतरतीब होकर काम खराब कर सकते हैं। तो जहाँ मशीनें और प्लांट का तस्करा है, वहाँ इंसानों की सही ग्रुपिंग के हवाले से भी उनको सही ऑर्डर में, सही सीक्वेंस के साथ आपने लेकर चलना है। इक्विटी का सेंस माय स्टूडेंट ये है, मसावात कायम करने की कोशिश की जाए। एक मैनेजर जो होता है, ये हेनरी फ्योल का असूल है कि वो मसावात पर बिलीव करता है। वो बायस नहीं होता, वो किसी को अनड्यू फेवर नहीं देता, बल्कि उसकी जो फैसिलिटेट करने की सलाहियत है वो सबके लिए यकसा होती है। वो वहाँ रिश्तेदारी, वहाँ फेवरेटिज़म, गैर ज़रूरी तरफदारी का मुजाहरा नहीं करता। वजह ही अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सबऑर्डिनेट्स में फ्रस्ट्रेशन फैलने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। एज वेल एज वो इस बात का फर्म बिलीवर था कि जॉब को स्टेबलाइज होना चाहिए। मुलाजिम जितना ज़्यादा अरसा किसी इदारे में गुजारता है वो उतना ज़्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। और अगर आप किसी की जॉब को मुस्तहकम कर देते हैं, उसे कंफर्म कर देते हैं, तो उसके सर से एक बहुत बड़ी टेंशन जो है वो हट जाती है कि कोई मुझे अचानक निकाल देगा। उसे अपना मुस्तकबिल जो है वो आपके इदारे से वाबस्ता करने में ही आफियत नज़र आती है कि मेरा फ्यूचर क्या है, सिक्योर है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी बेचैनियाँ इसलिए भी होती हैं कि हमारे वर्कर की जॉब स्टेबलाइज नहीं होती। अगर जॉब स्टेबलाइज हो जाए तो नताइज जो हैं इदारे को बहुत अच्छे मुयस्सर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरह हमारे स्टूडेंट, इनिशिएटिव का मतलब क्या है कि इख्तराई सलाहियत, जो आपकी टीम के अंदर ऐसे मेंबरान हो जिनके अंदर एक स्पार्क हो, कुछ करने की लगन हो, इनोवेटिव माइंड हो, उनकी आप हौसला अफजाई करें। तो वो क्या है, लोग आपके बिल्कुल आपके हुक्म के ताबे होते हैं, लेकिन मखसूस सूरत हाल में बसा औकात कोई शख्स ऐसा कदम उठाता है निकल कर कि जो आप भी पसंद करते होंगे, लेकिन उसने क्या लिया, रिस्क लिया, रिस्क लवर बन गया कि उसके जहन में है कि अगर मेरा बॉस अवेलेबल नहीं है, मुझे कोई कहने वाला तो नहीं है, लेकिन इस वक्त जो मेरी सोच है वो ये है कि मैं जो स्टेप लूँगा वो इदारे के मफाद में होगा। दिस वुड बी कॉल्ड एज इनिशिएटिव। तो उसने इनिशिएटिव लेके इदारे को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश की। तो ऐसे टीम मेंबर की हौसला अफजाई या इनकरेजमेंट होनी चाहिए। स्पिरिट डी कॉप्स, इत्तेहाद, इसके लिए हम इंग्लिश में एक जुमला सुना करते हैं, पढ़ा भी करते हैं, बोला भी करते हैं, लिखा भी करते हैं, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इत्तेहाद बड़ी ताकत है, इत्तेहाद में बरकत है। या यूँ कह लें, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब तक हम एक हैं, हम खड़े हैं, और अगर हम तकसीम हो जाएंगे तो हम कमज़ोर होकर गिर जाएंगे। लिहाजा हमारी सारी स्ट्रेंथ इस चीज़ में है कि आइए
मिलकर काम करें। जो काम इज्तमाई ताकत के नतीजे में किया जाता है उसका असर भी क्या होता है, देर पर होता है और जहनों पर तवील अरसे तक उसके नक्श कायम दायम रहते हैं। तो माय स्टूडेंट, ये उसके 14 असूल इंतज़ाम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपकी कामयाबी और कामरानी के लिए दुआ गो हैं। अलविदा, अस्सलाम वालेकुम।